नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते पर सहमति बन चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ में कटौती की है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया है। रशिया से तेल अब भारत नहीं खरीदेगा, जिसके बाद ये कटौती टैरिफ में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए की है। वेनेजुएला से अब भारत तेल लेगा। पीएम मोदी से दोस्ती के चलते व्यापार समझौते पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा, भारत संग हमारे संबंध अभी और मजबूत होंगे। तो ट्रंप ने टैरिफ को घटाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है। रूस से तेल नहीं खरीदने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी दोस्ती को और गहरा डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है और कहा है कि पीएम मोदी मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है और भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, वो अब आने वाले समय में और मजबूत होंगे। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते पर सहमति बन चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ में कटौती कर दी है। अमेरिका ने भारत पर 25% जो टैरिफ लगाया था उसको घटाकर 18% कर दिया है। रूस से अब भारत तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन वेनेजुएला से ये तेल की खरीदी अब भारत करने वाला है, जिसके बाद ये कटौती टैरिफ में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए की है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों का। बता दें, हरिद्वार में 4 से 6 फरवरी तक भव्य आयोजन होगा। राजनीति और अध्यात्म का बड़ा संगम इस दौरान देखने को मिलेगा। बड़ी खबर, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। समाधि स्थल और मूर्ति का अनावरण होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दौरान मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम पुष्कर सिंह धामी और मोहन यादव शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और संत महात्माओं की भी इस कार्यक्रम में सहभागिता दर्ज होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर हरिद्वार पे 4 से 6 फरवरी तक भव्य आयोजन होगा। लगातार 3 दिनों तक ये कार्यक्रम संचालित होगा। राजनीति और अध्यात्म का बड़ा संगम इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगा। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो लगातार 3 दिन तक चलने वाला है। 4 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक ये कार्यक्रम होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उस समय मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में देश भर के अनेक मनीषी, दार्शनिक, पूज्य धर्माचार्यगण और साथ ही शीर्षस्थ विभूतियों का आगमन हो रहा है। 4, 5, 6 के इस आयोजन में पूर्व राष्ट्रपति महामहिम राम कोविंद जी आएंगे। वो तो कल ही पहुंच जाएंगे यहाँ। और कुछ प्रदेशों के गवर्नर, माननीय मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय धामी जी, हमारे राज्यपाल महोदय, इसके साथ ही रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी का आगमन हो रहा है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, वहाँ के दोनों उप मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, और इस तरह से कुछ विचारक, मनीषी और कुछ माननीय न्यायाधीश भी आ रहे हैं। पर साथ ही बहुत अच्छे लेखक आपको देखने को मिलेंगे, साहित्यकार मिलेंगे। देश के शीर्षस्थ कवियों को आप यहाँ देख सकेंगे, उनसे मिल सकेंगे। और लगभग कई देशों के हमारे अनुयायी भी आ रहे हैं, अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, विशेषकर यूरोपियन देशों से और थाईलैंड आदि से, सुदूर अंचलों से। और इस अवसर पर हमने एक शोभा यात्रा रखी है। इस अवसर पर देश भर की गणमान्य विभूतियों के साथ हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे। देहरादून स्थित भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि केंद्र ने संतुलित और जनहितकारी बजट पेश किया है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और आम जनता को बेहतर सुविधाएं देने पर खास ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट से विकास को गति मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा मजबूत होगी। उन्होंने गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग के हितों को ध्यान में रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया। नौवीं बार लगातार देश का आम बजट प्रस्तुत किया। मैं सबसे पहले तो उनको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कल वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है, वो बजट प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और 2026-27 का ये बजट भारत की आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। और मैं कहूं कि ये सभी की आकांक्षाओं के, भारतवर्ष के सभी नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति का बजट है। सबके उत्थान का, उनके उन्नयन का, आगे बढ़ाने का और हर वर्ग को किसी न किसी रूप में आगे लाने का और विकसित भारत बनाने का संकल्प पूरा करने का बजट है। और ये बजट भारत के भविष्य को 3 मजबूत स्तंभों में स्थापित करता है कि भारत आर्थिक रूप से मजबूत बने, भारत दुनिया की जहां चौथी अर्थव्यवस्था अभी बन चुका है, आने वाले समय में भारत दुनिया की 3 प्रमुख आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो, सामाजिक रूप से संतुलन स्थापित हो, हर वर्ग के विकास का प्रावधान हो और साथ में जो आज विश्व ग्लोबल वार्मिंग जैसी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, हम सब जानते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा विकसित श्रमिक प्रशिक्षण प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। ये पोर्टल पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारजनों के कौशल विकास को पारदर्शी, प्रभावी और तकनीक आधारित बनाने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रशिक्षण के बाद श्रमिकों के सर्वांगीण विकास और रोजगार से जुड़ी जो जरूरतें हैं उन पर ध्यान देने के निर्देश दिए। श्रम विभाग के सचिव ने कहा कि सभी योजनाओं को पारदर्शी और परिणाम बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार में जिला प्रशासन द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई में 51 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 28 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। भूमि, जलभराव, सड़क, बिजली और पेयजल जैसी समस्याएं प्रमुख रही। सीडीओ ने अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण के सख्त आदेश दिए। कितनी शिकायतें आई, कितने को समाधान हुआ? आज 51 शिकायतें जन सफाई में प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 28 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है। 6 शिकायतों को संबंधित विभागों को परीक्षण करने या आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संदर्भित किया गया। इसमें जो हमारा पोर्टल की समीक्षा हुई, उसमें ये देखा गया है कि 36 डेज से ज्यादा शिकायतें जिसकी पेंडिंग है, कुछ जगह पे 180 डेज से भी ज्यादा शिकायतें पेंडिंग है, तो उनको चेतावनी दी गई है और उनको शिकायतों को समय से निस्तारण करने के लिए निर्देश दिया गया। सर, लगातार सफाई अभियान चल रहा है। अभियान हमारा 7 तारीख को चलेगा, जिसमें पूरे जिले से समस्त विभाग, जन समुदाय, एनजीओ, समस्त तरह के संगठन, राजनीतिक दल, संत समाज, ये सारे लोग हमारी सफाई अभियान में हमें सहयोग देंगे। और एक महाअभियान हमारा 7 तारीख को, 7 फरवरी को पूरे जिले में चलेगा, जिसमें उम्मीद है कि लाखों लोग पार्टिसिपेट करें। सर, अवैध पौड़ी जिले के कोटद्वार में मुस्लिम बुजुर्ग की दुकान के नाम को लेकर हुए बवाल ने देश भर में सुर्खियां बटोरी हैं। इस विवाद में स्थानीय युवक दीपक के समर्थन को राहुल गांधी ने सराहा और उसे देश का हीरो बताया। इस पर पुलिस ने दीपक समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। तो वहीं कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया और कहा कि कोटद्वार में पहले से सौहार्दपूर्ण वातावरण था, जिसे बाधित किया गया। देखिए, ये इस तरह का माहौल बनाएंगे भाजपा के लोग, इस तरह का माहौल बनाएंगे। मैं कोटद्वार से विधायक रहा हूं, और जबकि मैं भाजपा से विधायक कोटद्वार था। इतना सौहार्दपूर्ण माहौल है कोटद्वार का। कोटद्वार में इतना बड़ा भाईचारा था कोटद्वार में कि कभी भी कोटद्वार का माहौल धर्म, जाति, क्षेत्रवाद के नाम पर कभी वहाँ कोई किसी के मन में गिलवे शिकवे नहीं थे। ये जानबूझकर इस तरह बहाना ढूंढ कर ये इस तरह के जानबूझ के वो कर रहे हैं। माना मैंने रुमाल रख दिया सिर में, तो हम मंदिर में जाते तो रुमाल रख सकते नहीं रख सकते? जा सकते ना मंदिर में रुमाल रख के? हम
मस्जिद में जाते तो रुमाल रख के जा सकते नहीं जा सकते? हम अगर गुरुद्वारा जा सकते रुमाल रख के जा सकते नहीं जा सकते? अगर कोई बाबा कर रहा तो फकीर बाबा भी होता है, मुसलमानों के भी बाबा हैं, हिंदुओं के भी बाबा है। आप जबरदस्ती उसको श्रीबली वली बाबा से जोड़ दो, मतलब क्या, मतलब इनकी बुद्धि मुझे लगता है घास चरने के लिए चलेगी। घास चर लेती तब भी ठीक था, घास चर लेती तो भी हमारा प्रदेश का कुछ अच्छा उत्थान होता। कम से कम जंगली जानवर तो नुकसान नहीं करते, क्योंकि जो जंगली जानवरों घास, थोड़ा नया घास आ जाता। ये जैसे घास को अगर चरोगे नहीं तो वो नई घास नहीं पैदा होता। तो हिरन और जंगली जानवरों के लिए घास नहीं होता, घास नहीं होता तो फिर जो आदमखोर या जो जानवर मांसाहारी होते हैं उनके लिए भोजन नहीं होता। सरकार। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी में शीतकाल की दूसरी बर्फबारी, कड़ाके की ठंड में भी गंगा पूजन जारी है। गंगोत्री धाम बर्फ की चादर से ढका हुआ नजर आया। सुनहरे रंग में मंदिर पंडाल सजा हुआ है और बर्फबारी के बीच भी माइनस तापमान में पूजा करते हुए पुरोहित दिखे। शीतकाल में सीमित लोग ही गंगा पूजन के लिए मौजूद हैं और शीतकाल की ये दूसरी बर्फबारी उत्तरकाशी में हुई है। उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर, कड़ाके की ठंड में भी गंगा पूजन जारी है और सीमित लोग गंगा पूजन में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कड़ाके की ठंड के चलते सुनहरे रंग में मंदिर पंडाल सजा हुआ है। माइनस तापमान में भी पूजा करते हुए पुरोहित नजर आ रहे हैं। गंगा पूजन कड़ाके की ठंड के बीच भी जारी है और आपको बता दें कि उत्तरकाशी में अब इस सीजन की शीतकाल की दूसरी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद से पूरा जो क्षेत्र है वो सफेद बर्फ की चादर से ढक चुका है। तापमान माइनस में पहुंचा है और सर्दी और ज्यादा बढ़ चुकी है। सुनहरे रंग में मंदिर का पंडाल सजा हुआ है। गंगा पूजन अभी भी इस कड़ाके की ठंड में भी जारी है। पुरोहित पूजा अर्चना करते हुए मंदिर के बाहर नजर आ रहे हैं और गंगा पूजन सीमित लोगों के बीच चल रहा है। मसूरी के ऐतिहासिक कैमल बैक रोड के पुनर्निर्माण को लेकर प्रशासन ने कदम तेज कर दिए हैं। एडीएम के नेतृत्व में सभी विभागों ने संयुक्त निरीक्षण कर सड़क की स्थिति का जायजा लिया। संशोधित रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी और करीब 3 करोड़ की लागत से जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को राहत मिलेगी। देखिए, इसमें जो नगर पालिका के अधीन कैमल बैक रोड है उसका पुनर्निर्माण किए जाने के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए और बीच में बेंचेस, सुरक्षा दीवार आदि बनाने के लिए डीपीआर नगर पालिका द्वारा तैयार की गई थी, जिसे शासन द्वारा भी स्वीकृत कर दिया गया था। वित्त विभाग द्वारा इसमें आपत्ति लगाई गई थी कि समिति की रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाए। इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में आज अपर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों, जिसमें नगर पालिका, फॉरेस्ट, पीडब्ल्यूडी, माइनिंग डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट सब सम्मिलित हैं, इनके द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण किया गया और जो पूरा प्रोजेक्ट था उसकी जानकारी अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्राप्त की गई और इसकी जो रिपोर्ट है वो आने वाले दिनों में तैयार करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में प्रेषित कर दी जाएगी। इसके उपरांत जैसे ही धनराशि आवंटित होती है नगर पालिका को, तो इस सड़क का पुनर्निर्माण किए जाने के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया। हरिद्वार के लालढांग क्षेत्र में अब भालू की दहशत ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जहां पहले हाथी और गुलदार से लोग परेशान थे, तो वहीं अब पीली पड़ाव गांव में भालू की लगातार आवाजाही दर्ज की जा रही है। भले ही अब तक किसी पर हमला नहीं हुआ हो, लेकिन ग्रामीण भय के साए में जी रहे हैं। भालू की चहलकदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जबकि वन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही। बताया जा रहा है कि शहद की तलाश में भालू खेतों की ओर आ रहे हैं, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका बढ़ गई है। हरिद्वार में भोजन माताओं ने मानदेय बढ़ोतरी की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटी भोजन माताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखी। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच बेहद कम मानदेय में गुजारा मुश्किल हो गया है। प्रशासन ने मांगों को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है।
खाना बनाती है, मिड डे मील कर्मचारी हैं, उनकी हड़ताल है और ये पूरे उत्तराखंड की भोजन माताओं की हड़ताल है। हड़ताल की जो हमारी मांगे हैं कि हम सरकार से लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए। आज हमको 3,000 रुपए 2026 में मिल रहा है। लंबे समय से हम जो है लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम हमको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, लेकिन सरकार जो है न्यूनतम वेतन तो दूर की बात है, जो खुद घोषित करती है कि हम 5,000 रुपए भोजन माताओं को देंगे। ये घोषित जो है 2021 में किया उन्होंने, लेकिन अभी तक जो है उस 5,000 को भी लागू नहीं कर पाए। तो हमारी ये मांग है कि कम से कम जो सरकार द्वारा घोषित मानदेय है वो तत्काल लागू किया जाए एरियर के साथ में, और हमारा जो है हमको एक कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, एक मजदूर का दर्जा मिलना चाहिए, और मजदूर को जितने न्यूनतम वेतन मिलता है वो हमको मिलना चाहिए। हम जो है न्यूनतम वेतन 18,000 की मांग करते हैं। इसके अलावा जो हल्द्वानी में आगामी फायर सीजन को लेकर वन विभाग और फायर सर्विस का संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। फॉरेस्ट कर्मचारियों को जंगल में आग पर काबू पाने, सूचना मास्टर कंट्रोल तक पहुंचाने और फायर सर्विस की त्वरित कार्रवाई के लिए प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में फर्स्ट एड, मेडिकल सामग्री और जंगल में आग लगने पर आदेशों का पालन भी सिखाया गया। एसडीओ फॉरेस्ट ने ग्रामीणों की सहभागिता और 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश पर जोर दिया है, ताकि जंगलों में आग लगने की घटनाओं पर त्वरित नियंत्रण संभव हो। बारे में आज हम लोग आए थे, हमारी टीम आई थी, और जंगल फायर के बारे में हमारे द्वारा इनको बताया जा रहा है कि किस तरह से अग्नि पे काबू पाया जाता है। अचानक लगने वाली अग्नि जिस तरीके से लगती है, जैसे जो गहन क्षेत्रों में, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में लगती है, तो उसके बचने के उपाय आम आदमी क्या उस समय कदम उठाए? सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करें और आसपास में आग आग कह के चिल्लाएं। जो आसपास के लोग हैं उनको देखिए, वन विभाग के अंतर्गत हल्द्वानी वन प्रभाग द्वारा स्पेशली जो हमारे आसपास के गांव हैं, सारे ग्रामवासियों को हम लोग बुला के उनके साथ गोष्ठियां कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। और उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर ऐप और एफएसआई पोर्टल पर सारे ग्रामवासियों का हम पंजीकरण कर रहे हैं, ताकि उनको समय से जो वनाग्नि की घटनाओं का अलर्ट मिल जाए। उनके योगदान के लिए हम वनाग्नि नियंत्रण में जो भी उनका योगदान ले सकते हैं उसके लिए हम उन्हें बार बार अपील कर रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि छकाता हरिद्वार क्षेत्र में ग्राम समाज की बहुमूल्य जमीनों को लेकर बड़े घोटाले के आरोप सामने आए हैं। नदी, गोचर और सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायत के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ है। इस पर सीडीओ हरिद्वार डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा ने कहा कि अवैध अतिक्रमण को लेकर स्पष्ट एसओपी है और संबंधित विभाग से कार्रवाई कराई जाएगी। उन्होंने साफ किया कि ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। की जो जमीन है 90% इस पे नहीं का कब्जा है। हमारे यहाँ की लगभग ये तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए की भूमि का घोटाला है। और जो आसपास की जितनी भी ज़मीन है, जैसे जो ग्राम पंचायत की, वृक्षारोपण की और इस तरह की जितनी भी ज़मीन है ग्राम समाज की, उन पे सब पे इनका कब्जा है। तो हमने माननीय न्यायालय से दरख्वास्त करी है कि जितनी भी ज़मीन है इसको खाली करवाई जाए, और जो 4-5 सालों के अंदर जो देखिए, अवैध कब्जों का अलग अलग डिपार्टमेंट जिनके जिस डिपार्टमेंट पे से जुड़ी शिकायत होती है उनको संदर्भित किया जाता है, और उसके लिए एक बाकायदा एसओपी है कि जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि पॉलीगन बनाए जाएंगे कि जहाँ देहरादून से दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। धारदार हथियार से हुए हमले में एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। गंभीर हालत में युवती को दून अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक आकाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी देहरादून के अनुसार युवती ने पहले ही आरोपी से खतरे की शिकायत की थी और मामले की हर पहलू से जांच जारी है। ये करीब 10 बजे की घटनाक्रम है। युवती जो यहाँ पर काम करती है मच्छी बाजार, ये अपने एक परिचित उनके यहाँ पर बाहर स्कूटी गली में खड़ी करती है, इसके बाद अपनी शॉप पर काम करने के लिए जाती है। उसी दौरान वहाँ एक युवक जिसका नाम बाद में आकाश पता चला, जो मन्नूगंज का ही निवासी है और ये 2 साल से परिचित है। और ये युवती को जो है जब बातचीत बंद हो गई तो लगातार कोशिश कर रहा था बात करने के लिए, और अभी इसको जो है जैसे इसके चापड़ से जो युवती व्यवहार किया, जिससे अस्पताल जाते वक्त युवती की मृत्यु हो गई। इसमें अभी को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे समझ
खटीमा नगर पालिका परिषद सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत बैठक आयोजित की गई। नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में गरीब और मध्यम वर्ग के 44 चयनित परिवारों को आवास निर्माण के लिए 2,75,000 रुपए के स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। अध्यक्ष ने बताया कि लाभार्थियों के खातों में शीघ्र ही पहली किश्त के रूप में 20,000 रुपए भेजे जाएंगे। योजना का लाभ मिलने से लाभार्थियों में खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री जी की एक योजना थी जो हर उस वर्ग के तक पहुंचाने की, जो आवासहीन लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये एक सपना था कि पूरा देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जो आवास विहीन हो, जिसके ऊपर छत ना हो। तो इसी संदर्भ में आज नगर पालिका खटीमा के द्वारा 44 लोगों को ये ऋण उपलब्ध कराया गया है। जो मतलब एक इसको लोग अनुदान के रूप में दे रहे हैं। नगर पालिका खटीमा 2,75,000 रुपए की राशि है। प्रथम 2 किस्तें आ चुकी हैं और जो भी कार्य पहले स्टार्ट करेगा उसको ये राशि लगातार उनके खातों में पहुंचती रहेगी। तो आज मैं इसमें बढ़ेंगे आगे एक बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। 2,800 मीटर तक बर्फबारी होने की संभावना है। गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी बर्फबारी की संभावना। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरा छाया हुआ है। तापमान गिरने से ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। बर्फबारी पर्वतीय जिलों में और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है। 2800 मीटर से ऊपर हल्की बर्फ गिर सकती है। साथ ही बता दें, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी ताजा बर्फबारी हुई है। खटीमा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने थाना झनकैया क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल रौंदे जाने के मामले में प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की मौजूदगी में बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टरों से 125 एकड़ से अधिक फसल जोतकर कब्जा दिलाया गया है, जो नियमों के खिलाफ है। कापड़ी ने दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई और मामले की जांच की मांग की है। झनकैया में तलवार फार्म की खड़ी फसल को 125 एकड़ को जोत दिया जाता है, जिसका एक हिस्सा माननीय मुख्यमंत्री जी की ग्राम सभा नगरा तराई में और माननीय मुख्यमंत्री जी के घर से 500 मीटर दूरी पर है। सारे खटीमा क्षेत्र के लोग जानते हैं कि तलवार फार्म को लंबे समय से 60-70 सालों से किरण तलवार जी और उनका परिवार जोत रहा है और उनका इस तराई के विकास में बड़ा योगदान है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी है उनके परिवार से। वो पिछले 3 पीढ़ियों से उसे जोत रहे हैं। उनकी 125 एकड़ फसल को दिन दहाड़े बिना नंबर के ट्रैक्टरों से जोत दिया जाता है। पुलिस और प्रशासन, तहसील प्रशासन की उपस्थिति में बिना नंबर के जो है कि ट्रैक्टर चल रहे हैं। पूरे क्षेत्र में डर का माहौल है, भय का माहौल है। ऐसा सिर्फ फिल्मों में देखा गया है। अगर कोई आदेश माननीय उच्च न्यायालय के हैं तो उनको सार्वजनिक किया जाए और उसको विधिवत रूप से करना चाहिए था। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे एक ब्रेक के लिए।